हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास आपकी स्पेशली जीके जीएस की रहने वाली है। और मैं इस क्लास में मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपके मैं जीके जीएस भी कराने वाला हूँ और आपको इसमें मैं करंट के क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपनी हेडफोन कान में लगा कर बैठें और क्लास को पूरा ध्यान से सुने। हर एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 से 4 और कुछ क्वेश्चन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश की है। चलिए मेरे समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। बात कर लेते हैं हम अशोक के शिलालेख की। ठीक है, अशोक के शिलालेख को जो पढ़ा है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं और ऑप्शन की। तो देखिए, बात करते हैं पहले मैटकॉफ की। ये मैटकॉफ जो है, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, मैटकॉफ को। ठीक है, मैटकॉफ को क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। और जॉर्ज यूले जो हैं, ये कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं, देखिए खेड़ा आंदोलन कब हुआ। बात कर लेते हैं खेड़ा आंदोलन की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, 1918। ठीक है, यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, 1919 की। 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी उपाधि त्यागी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं हम। तो एक मैंने आपको उसके 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऑप्शन बताया। ठीक है, दूसरा जो हुआ था 1919 में, मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था वो 1919 में आया था। ठीक है, रॉलक एक्ट भी 1919 में आया, जिसे काला कानून कहा गया। और 1919 में आईएलओ की स्थापना होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी 1919 में होती है। ठीक है, तो 1919 से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1939 की। 1939 में क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और इसकी स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1905। देखिए, 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और ये जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, ये धर्म के आधार पर होता है, जिसका समर्थन मुस्लिम लीग करती है। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांग तेजी। ठीक है, और ये जो पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है? चाइना में पड़ती है। चाइना मतलब चीन में पड़ती है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नील नदी की। देखिए, नील नदी पर क्या है? नील नदी पर जो हमारा आसवान बांध जो वो हमारा नील नदी पर है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, महानदी की, तो महानदी जो पड़ती है हमारी उड़ीसा में पड़ती है और इस पर हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि तांबा और टिन मिलाकर कौन सी धातु इनमें से बनाई जाती है। देखिए, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है, तांबा और टिन मिलाकर। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, पीतल, तो पीतल जो बनता है वो हमारा तांबा और जिंक से बनता है। पीतल किससे? तांबा और जिंक से पीतल बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जर्मन सिल्वर। ये जो जर्मन सिल्वर बनता है, तो आप इसमें विशेषली याद रखें कि इसमें सिल्वर का यूज़ नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जब हम बनाते हैं तो इसमें हमारा तांबा, जस्ता और निकल का यूज़ किया जाता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समय की एसआई यूनिट क्या है, मतलब एसआई इकाई क्या है। तो समय की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की। देखिए, कैंडला जो है, कैंडला ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडला। बात कर लेते हैं ओम की,
तो ये ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। बात कर लेते हैं हम इसके बाद हम पारसेक की। देखिए पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। इसके बाद यदि बात करते हैं हम राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, बात कर लेते हैं हम लोकसभा के आर्टिकल की। तो लोकसभा का जो आर्टिकल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल की। ठीक है, लोकसभा के आर्टिकल की। तो लोकसभा के आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 81। लोकसभा का आर्टिकल कितना हो जाएगा, 81। यहीं बात कर लेते हैं संसद के आर्टिकल की, तो इसका हो जाएगा संसद के आर्टिकल का 79। और बात करते हैं राज्यसभा के आर्टिकल की तो इसका हो जाएगा 80। ठीक है, तो आप एक विशेषली याद रखें, सरला। जब सरला आप याद रखेंगे तो देखिए संसद, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसका जो आर्टिकल हो जाएगा 79, इसका 80 और इसका 81। ठीक है, ये चीज़ आप विशेषली याद रखें। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। देखिए 6 वर्ष, 6 वर्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कितना होता है, 6 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एशियन विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन है। एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो सुमन बेरी है, ये जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी। कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। बात कर लेते हैं इसके सीईओ की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके सीईओ कौन है, किसके, नीति आयोग के। इसके बाद बात करते हैं हम राजीव कुमार की। राजीव कुमार की यदि मैं बात करूं तो ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। बात कर लेते हैं निधि छिब्बर की। निधि छिब्बर जो है ये सीबीएसई की हेड है, सीबीएसई की हेड है कौन, निधि छिब्बर। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने 1925 में। ठीक, बात कर लेते हैं इससे पहले हम 1924 की, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन था 1924। 1924 का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव में, कर्नाटक में। ठीक, 1924 के। अब बात कर लेते हैं हम 1929 की। देखिए 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और लाहौर षड्यंत्र भी क्या होता है, 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद बात करते हैं हम 1918 की। तो 1918 में मैंने आपको बताया खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, बात करते हैं 1931 की। तो 1931 में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ 1931 का। 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन 1931 में होता है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी 1931 में दी जाती है। गांधी इरविन समझौता भी कब होता है, 1931 में होते हैं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कब होता है, 1931 में ही होता है, जिसमें महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो वो था हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, 1925। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी। देश की पहली निजी ट्रेन की यदि हम बात करते हैं कहाँ चलाई गई थी, तो ये हमारी चलाई गई थी, ये हमारी चलाई गई थी कोयम्बटूर उत्तर से साई शिरडी तक। ठीक है, कोयम्बटूर उत्तर से कहाँ तक चलाई गई थी, साई शिरडी तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, धुबरी से सादिया। ये असम में पड़ता है और इस पर वाटरवे 2 है, धुबरी से सादिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में ये क्या है, ये मैं है। ठीक है, इसे हम काट देते हैं यहीं से, ये हमारा मैं है ना कि मैन। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत की रैंक की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए 54 की। 54 में ट्रेवल एंड टूरिज्म में जो भारत की रैंक है वो 54 है। ठीक है, बात कर लेते हैं 1935 की। 1935 जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 1935 है। बात करते हैं तीसरे, मतलब तीसरा जो रैंक इसमें है, तो तीसरी रैंक जो है भारत की वो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में है भारत की रैंक, जो कि एयरफोर्स की एक रैंक है। ठीक है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 3rd। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के ऐप की यदि हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ने जो ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सतर्क ऐप। सतर्क ऐप किसने लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, दिशांक। देखिए दिशांक ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार का है। किसका है, कर्नाटक सरकार का है। और इसमें क्या था, भूमि रिकॉर्ड दिशांक ऐप के द्वारा रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सारथी ऐप की। सारथी ऐप जो है ये हमारा सेबी बैंक का है। किसका है, सेबी, और जिसकी पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच, सेबी की। सेबी बैंक की यदि हम बात करते हैं इसके एक्ट की, तो 1952 का इसका एक्ट है और 1988 में इसकी स्थापना होती है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है सेबी का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मनी ऐप की। मनी ऐप ये जो हमारा आरबीआई का है, मनी ऐप किसका है, आरबीआई का। देखिए जब आरबीआई आ ही गया है तो इसकी और दो इम्पोर्टेंट बातें याद रख लेंगे आप। देखिए इसकी बात करते हैं, इसके एक्ट की बात करते हैं तो 1934 में इसका एक्ट आता है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। बात कर लेते हैं हम इसके राष्ट्रीयकरण की, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का। इसके बाद हम बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये हमारी यंग हिल्टन समिति थी आरबीआई की। ठीक, और बात करते हैं हम इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ पहले अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं पहले भारतीय की, तो सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। बात करते हैं हम वर्तमान अध्यक्ष इसमें कौन है आरबीआई में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा शक्तिकांत दास 25वें नंबर के इसके वर्तमान में हेड है। चलिए बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करते हैं तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि जुलाई 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 29 जुलाई की बात करते हैं तो टाइगर दिवस जो मनाते हैं 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर दिवस। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 29 अगस्त की। देखिए 29 अगस्त को जो मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम 29 अगस्त मनाते हैं और 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करते हैं बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहीं से जब 29 अगस्त आया तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट डेट बन सकती थी वो मैंने आपको करा दी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। यदि यहीं बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता दिवस की। जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं हम 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक है, इसके एक्ट की बात करते हैं जैव विविधता की, 2002 का इसका एक्ट है। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बात करते हैं हम कर्क रेखा की। देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आप ध्यान से सुने इनके नाम। देखिए, गुजरात कहाँ से जाती है? गुजरात से जाती है। उसके बाद राजस्थान से जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की सबसे समीप राजधानी कौन सी है? रांची। ठीक है, रांची सबसे समीप राजधानी है। बात कर लेते हैं कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, कांगो नदी, कांगो नदी की यदि हम बात करें तो ये जो कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को, भूमध्य रेखा को, ये विषुवत रेखा को, ये हमारी 2 बार काटती है कांगो नदी। बात कर लेते हैं लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को। बात कर लेते हैं नील नदी की। तो इस पर कौन सा डैम है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पर आसवान डैम जो है वो नील नदी पर है। ठीक है, और मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी को। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि तुलबुल जल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल जल परियोजना जो है, कौन सी परियोजना है? तुलबुल। तो ये जो हमारी ये झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी योजना है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है, चलिए और इससे संबंधित जो ऑप्शन है उन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, सतलज की बात करते हैं। तो सतलज पर भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है, और कोल बांध भी सतलज नदी पर। कौन सा? कोल बांध, नाथपा झाकरी और भागड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, बात करते हैं हम कावेरी नदी की। कावेरी नदी पर शिव सुंदरम बांध कावेरी नदी पर है, और घाट प्रभा बांध भी कावेरी नदी पर ही है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं चेनाब की। देखिए, चेनाब पर कौन सा है? सलाल और पकलडुम्ब किस पर है? चेनाब पर है। ठीक है, चेनाब नदी पर कौन सा है? सलाल और पकलडुम्ब। तो झेलम पर एक और मैं आपको बता देता हूँ, उड़ी। उड़ी परियोजना भी कहाँ है? झेलम पर ये। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक, अम्मा और वाहिनी योजना किस राज्य की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, अम्मा और वाहिनी योजना कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक, सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, एक आध दो योजना और देख लेते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। तो चिरंजीवी योजना कहाँ है? राजस्थान में है चिरंजीवी योजना। ठीक, बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। गोधन न्याय योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। देखिए, मिड डे मील में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है मिड डे मील में नाश्ता देने वाला पहला राज्य। ठीक, इसके बाद चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको स्पोर्ट्स से संबंधित सभी में इसी क्लास में और इसी सवाल में आपको करा देने वाला हूँ। देखिए, बात कर लेते हैं हम T20 वर्ल्ड कप की। किसकी बात करते हैं हम? T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हुआ कहाँ था? तो पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ हुआ T20 वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अब बात करते हैं हम इनके एक्सप्लेन इसके ऑप्शन की। देखिए, जीता किसने? जीता इंग्लैंड ने।
ठीक है। उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा है पाकिस्तान, ठीक। और भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गया। भारत किससे हारा? न्यूजीलैंड से, ठीक। न्यूजीलैंड से नहीं, इंग्लैंड से। भारत किससे हारा है? इंग्लैंड से, ठीक। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम, देखिए अंडर 70 की। भारत है अंडर 70, अंडर 90 वर्ल्ड कप। देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। किसने जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, और ये इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है। किसने जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता है। और भारत के जो कप्तान थे वो यश धूल भारत के कप्तान थे। और भारत ना अंडर 19 एशिया कप भी 2021 का श्रीलंका को हराकर भारत ने ही जीता है, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए एशिया कप की। तो एशिया कप जो था वो श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। एशिया कप किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। और महिला एशिया कप जो जीता है वो हमारी इंडिया ने जीता है। महिला एशिया कप इंडिया ने जीता है, ठीक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए इसमें करंट भी मिलेगा आपको, स्टैटिक जीके मिलेगा, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलने वाला है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ करा रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनने की कोशिश की जा सके, ठीक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो दामोदर मोजा को दिया गया है 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। दामोदर मोजा को, कौन सा? दामोदर मोजा को क्या दिया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 56वां जो दिया गया है वो नीलमणि फुप्पण को दिया गया है, 56वां, ठीक है। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की। देखिए ऑप्शन को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी रहता है। देखिए बात करते हैं हम रामदत्त मिश्र की। रामदत्त मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था 2021 का। रामदत्त मिश्र को क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को दिया गया है 2021 का, ठीक। अब बात करते हैं हम शिंजो अबे की। देखिए शिंजो अबे को जो है नेताजी अवार्ड जो मिला है वो शिंजो अबे को मिला। नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया है? शिंजो अबे को। और 2021 में पद्म विभूषण शिंजो अबे को दिया गया था। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन थे? शिंजो अबे, ठीक है। और इनकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है नारा में। किसकी? शिंजो अबे की। बात कर लेते हैं हम जेलेंस्की की। देखिए जेलेंस्की जो था इसे मिला है जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार। जेलेंस्की को क्या दिया गया है 2022 में? जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार। और लिबर्टी पुरस्कार भी किसे दिया गया है? जेलेंस्की को दिया गया है। कौन सा? लिबर्टी और कैनेडी अवार्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए इसमें कहता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बात कर रहा है उत्तरी अमेरिका की। तो मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण जो ऊंची चोटी है वो मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए बात करते हैं हम इसके राइट आंसर की। तो इसका माउंट डेनाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकिन्ले या फिर माउंट डेनाली। इसके बाद अब बात करते हैं हम, देखिए ऑप्शन नंबर बी की, किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, ठीक है। कोसिएस्को, कोसिएस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। कोसिएस्को किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। बात कर लेते हैं एल्बुर्ज। तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्बुर्ज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे एक्सप्लेन। देखिए बैंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम इसके बाद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आरबीआई को मैंने आपको बताया है। देखिए आरबीआई के एक्ट की बात करते हैं तो 1934 का इसका एक्ट है, अधिनियम है। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई की, ठीक। और 1949 को इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। इसके लोगों की बात करते हैं तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसके
लोगो है। ठीक, बात कर लेते हैं इसके पहले अध्यक्ष की। तो ऑसबोर्न स्मिथ पहले अध्यक्ष हैं। पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो हमारे सीडी देश में पहले भारतीय अध्यक्ष हो जाएंगे। बात करते हैं कि समिति की सिफारिश पर आई थी, अब वो स्थापना होती है तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, सिडबी की। देखिए सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है मुख्यालय के हिसाब से, क्योंकि एकमात्र बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, किसकी बात कर रहे हैं? लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ की यदि मैं बात करूं तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जब जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में होता है। कब होता है? 1916 में। ठीक, 1916 में हमारा लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार। 1916 में अंबिका चरण मजमूदार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद इसे भी सिडबी तो मैंने आपको बताया दी, इसका मुख्यालय लखनऊ है और 1990 में इसकी स्थापना होती है सिडबी की। ठीक है, अब बात करते हैं हम नाबार्ड की। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। नाबार्ड की स्थापना किसकी? शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है और 12 जुलाई क्या डेट है इसकी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना। ठीक, बात करते हैं हम एसबीआई की। देखिए एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में। 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है और जो इसके हेड हैं वो दिनेश खारा इसके हेड है एसबीआई के। ठीक, अब बात करते हैं कि एसबीआई बना कैसे। तो एसबीआई इंपीरियल बैंक को एसबीआई में बदला था और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? 1921 में। अब इंपीरियल बैंक की स्थापना कैसे होती है? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो था वो 3 बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बना दी जाती है। अब वो बैंक जो थी हमारी, एक बॉम्बे थी, एक बंगाल और एक मद्रास, ये 3 बैंकें हुआ करती थी जिन्हें मिलाकर क्या बना? जिन्हें मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाई गई। और कौन सी बैंक बनाई गई? इंपीरियल बैंक उन्हें मिलाकर बनाई गई। ठीक है, और इंपीरियल बैंक को किसमें 1955 में बदल दिया? ये हमारी एसबीआई में बदल दिया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए इसमें मैं आपको स्टैचू से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको मैं इसी क्वेश्चन में ही करा दूंगा। देखिए बात करते हैं हम स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज। अब बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। बात कर लेते हैं हम हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद में जो है हमारा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? हैदराबाद में है और रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई गई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, बात करते हैं अब हैदराबाद जब आएगा तो एक दो बातें और समझ लेते हैं। देखिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद घोषित है। इसके बाद में बात करते हैं हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया था हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है हैदराबाद। ठीक, किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी किनारे स्थित है हैदराबाद। अब बात कर लेते हैं हम पाली। देखिए पाली जो पड़ता है ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली राजस्थान में पड़ता है। और स्टैचू ऑफ पीस जो है हमारा पाली राजस्थान में, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं केवड़िया। ये केवड़िया जो स्थान पड़ता है वो हमारा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, 182 फीट ऊंची है, राम सुतार ने बनवाई थी। किसने बनाई? किसने थी? राम सुतार इसके आर्किटेक्चर थे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैचू है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। कौन सी? प्रोस्पेरिटी जो स्टैचू ऑफ है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये हमारी बेंगलुरु में है। कहाँ है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, और ये किसकी प्रतिमा है? ये है हमारी नाथप्रिय कैंपगोड़ा की प्रतिमा है। कौन सी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और ये जो नाथप्रिय देवगौड़ा थे इन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी।
ठीक है, किसकी स्थापना की थी? बेंगलोर की। बेंगलोर की स्थापना कौन करते हैं? कैंपेगौड़ा। ठीक, बेंगलोर की स्थापना करते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी का इसमें फ़ायदा हो सके और कम से कम टाइम में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और क्वेश्चन देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं बेहतरीन सी क्लास के साथ। तो प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।